Yes, I think we are live on Facebook. Yes, we are live. सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज उत्साह का दिन है, आज उल्लास का दिन है। आज दिन है अपनी आजादी के दिन को याद कर, उन संघर्षों को याद कर, उन मूल्यों को याद कर जिनके आधार पर हमारा देश बना है। आगे का भविष्य देखने की और उन कुछ पुरानी बातों को याद करने की जिसके आधार पर आज हम जहां हैं और जहां तक पहुंचे हैं, उनकी महत्वता को हम समझ सकें, उन संघर्षों को हम समझ सकें जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, आम जनमानस ने इस आजादी के लिए दिया था। और आज इसी उद्देश्य से हम सभी शिक्षा सत्याग्रह के कुछ साथी इकट्ठा हुए हैं उस जश्न को मनाने के लिए और अपने उन सपनों को, अपने उन विचारों को ताजा करने के लिए जिसके आधार पर इस देश की नींव रखी गई और उसमें शिक्षा का क्या परिप्रेक्ष्य रहा, शिक्षा ने क्या भूमिका निभाई और आगे आने वाले समय में शिक्षा की भूमिका कैसी हो, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जब तक हम चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ बाकी साथी भी जुड़ रहे होंगे। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले शुरू करते हैं एक गाने के साथ। तो ये गाना एक स्कूल में एक शिक्षक और उसके बच्चों के बीच का संवाद है और ये संवाद बच्चों के मन में अपने देश को लेकर उठते हुए सवालों का जवाब जब शिक्षक देने का प्रयास कर रहा है और उससे जो चीजें निकल कर आ रही है, तो ये सुनने में कितना खूबसूरत लगता है और उन बातों को याद करता है, उन मूल्यों को याद करता है जिसके आधार पर इस देश का निर्माण हुआ है। 1954 में दीदी पिक्चर का ये गाना आशा भोसले जी द्वारा गाया गया था और अभी हम ये जब तक हमारे बाकी साथी भी जुड़ेंगे ये गाना सुनते हैं और फिर वहीं से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आरुषि वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, वॉल्यूम नहीं है। आरुषि आवाज नहीं आ रही थी क्या वीडियो में? हाँ, वो आपका वो म्यूट है जो। अच्छा, एक बार फिर से करते। समझ नहीं आ रहा। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। ये सारी जाती है। हाँ, वो सवाल तो बताओ। हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों से नेक है भारत, लेकिन जब नजदीक से देखा, सोच समझ कर ठीक से देखा, हमने नक्शे और ही पाए, बदले हुए सब तौर ही पाए, एक से एक की बात जुदा
जुदा है, धर्म जुदा है, जात जुदा है। आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर न आया। जो कुछ मैंने तुमको पढ़ाया उसमें कुछ भी झूठ नहीं। भाषा से भाषा न मिले तो इसका मतलब फूट नहीं। एक डाली पर रहकर जैसे फूल जुदा है पात जुदा, बुरा नहीं गर यूं ही वतन में धर्म जुदा हो जात जुदा अपने वतन में। वही है जब कुरान का कहना, जो है वेद पुराण का कहना। फिर ये शोर शराबा क्यों है, इतना खून खराबा क्यों है अपने वतन में। सदियों तक इस देश में बच्चो रही हुकूमत गैरों की, अभी तक हम सबके मुंह पर धूल है उनके पैरों की। लड़वाओ और राज करो ये उन लोगों की हिकमत थी, उन लोगों की चाल में आना हम लोगों की जिल्लत थी। ये जो बैर है एक दूजे से, ये जो फूट और रंजिश है, उन्हीं विदेशी आकाओं की सोची समझी बख्शिश है अपने वतन में। कुछ इंसान ब्राह्मण क्यों है, कुछ इंसान हरिजन क्यों है। एक की इतनी इज्जत क्यों है, एक की इतनी जिल्लत क्यों है। धन और ज्ञान को ताकत वालों ने अपनी जागीर कहा, मेहनत और गुलामी को कमजोरों की तकदीर कहा। इंसानों का ये बंटवारा वहशत और जहालत है, जो नफरत की शिक्षा दे वो धर्म नहीं है लानत है। जन्म से कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई महान नहीं, कर्म से बढ़कर किसी मनुष्य की कोई भी पहचान नहीं। अब तो देश में आजादी है, अब क्यों जनता फरियादी है। कब जाएगा दौर पुराना, कब आएगा नया जमाना। सदियों की भूख और बेकारी क्या एक दिन में जाएगी, इस उजड़े गुलशन पर रंगत आते आते आएगी। बच्चों, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब अधूरा छोड़कर ही चला गया। हाँ, तो सुनो अपने सवाल का जवाब। सदियों की भूख और बेकारी क्या एक दिन में जाएगी, इस उजड़े गुलशन पर रंगत आते आते आएगी। ये जो नए मंसूबे हैं और ये जो नई तामीरें हैं, आने वाले दौर की कुछ धुंधली धुंधली तस्वीरें हैं। तुम ही रंग भरोगे इनमें, तुम ही ने चमकाओगे। नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग को तुम लाओगे। नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग को तुम लाओगे। तो इस पूरे संवाद में किस प्रकार से शिक्षा और भारत के मूल्य और भारत के भविष्यों के बीच का जो रिश्ता है उसे दिखाया गया है, वो बहुत गहराई से निकल कर आया है। कैसे बच्चे अपने शिक्षक से वो सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे समाज में कुछ लोग अलग क्यों हैं, कुछ को ऊंचा दर्जा क्यों दिया जाता है। और शायद हमेशा से शिक्षा का यही मर्म रहा है कि कैसे समाज को एक बेहतर समाज बनाया जाए, उसे मूल्य आधारित समाज बनाया जाए, उसे संवैधानिक मूल्यों पर आधारित समाज बनाया जाए, जिसमें बराबरी, न्याय, समता और आजादी, इन 4 मूल्यों को हमेशा सर्वोपरि रखा जाए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे हमारे ऐसे
स्वतंत्रता सेनानी और उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे समाज सेवक और सेविकाएं रहे जिन्होंने इस समाज की नींव रखी। भारत की प्रथम शिक्षिका के तौर पर कही जाने वाली सावित्रीबाई फुले, जिनका जन्म 1831 में हुआ और 1848 में उन्होंने लड़कियों के लिए, उस समय पर लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया फातिमा शेख और अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर। और उन्होंने उस समय जब शिक्षा अपने आप में सिर्फ लड़कों के लिए मानी जाती थी या एक विशेष जाति वर्ग के लिए मानी जाती थी, उसे चैलेंज किया और इसी प्रकार के अनेक संघर्ष लगातार चलते रहे और आज हमारा समाज शायद बराबरी के उस स्तर तक पहुंचा है जहां पर हम माने जाते हैं। जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो मैकॉले ने कहीं ना कहीं एक शिक्षा नीति रखी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि हमें भारत से क्लर्क पैदा करने हैं, हम उन्हें जैसा हुक्म दे वो वैसा काम कर सके। और उसी को ध्यान में रखते हुए जो अंग्रेजों ने शिक्षा प्रणाली हमारे ऊपर थोपी थी, जिसे हम बैंकिंग शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं, उसके खिलाफ लगातार संघर्ष चले। उसमें गांधी जी हों, अम्बेडकर जी हों, इन्होंने अपनी अपनी शिक्षा के प्रति भविष्य को भी रखा। लेकिन पहले हम अपने जो साथी जुड़े हैं हमारे साथ, प्रियांक और आरुषि, हम उनसे थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब आजादी हम लोगों को मिली उस समय पर शिक्षा की स्थिति कैसी थी और तब आम जनमानस में किस प्रकार की चीजें चल रही थी। और पहले मैं आरुषि से पूछना चाहूंगा कि आरुषि, यदि हम आंकड़ों को देखें, कि सबसे पहले आंकड़ों की बात करते हैं, यदि हम आंकड़ों को देखें तो शिक्षा के स्तर पर हमने एक लंबा सफर तय किया है 1947 से लेकर 2020 तक। तो क्योंकि आज जश्न का दिन है तो सबसे पहले हमें कम से कम ये देखना चाहिए कि हमने कौन कौन से ऐसी प्रमुख उपलब्धियां हैं जो हमने प्राप्त की हैं, किन चीजों को देखकर हम अपना सर उठा सकते हैं और बोल सकते हैं हाँ, हमने ये कुछ चीजें हैं जो ठीक की हैं, जिन्हें हमें शायद और करना चाहिए और जिन पर हमें गर्व होना चाहिए। तो आरुषि, पहले आप कुछ सभी दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगी कि वो किस प्रकार की चीजें रही हैं, और फिर हम प्रियांक की तरफ भी बढ़ेंगे इसी प्रश्न को आगे जाकर। शुक्रिया वैभव, आप सभी को मेरी तरफ से भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि वैभव ने कहा कि आज जश्न का दिन है, तो आइए बात करते हैं कि किस तरह की हमने बढ़त करी है पिछले 70 सालों में। तो यदि हम स्कूली शिक्षा की बात करें तो 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तब प्राइमरी स्कूल हमारे देश में करीबन 1,70,000 प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे। तो प्राइमरी स्कूल के स्तर पर उस समय पर भी स्कूल एग्जिस्ट करते थे। लेकिन अगर हम देखें कि वो जो 1,70,000 स्कूल थे वो कितने बच्चे उसमें जाते थे, तो उसमें करीबन 1.5 करोड़ बच्चे जाते थे, जो कि उस समय की आबादी के हिसाब से वो बनेगा आपका कि करीबन हर 3 में से 1 बच्चा, या फिर कि आप उसे कह सकते हैं कि करीबन 35% बच्चे जो थे प्राइमरी स्कूल एज ग्रुप के, वो स्कूल जाते थे। और वही फिगर आप आज के समय में देखेंगे तो वो बढ़ते बढ़ते आज के समय में हमारा प्राइमरी स्कूल में जो एनरोलमेंट रेशो है एक्चुअली वो 100% से अधिक है। अब उसकी अलग समस्याएं हैं, वो हम बाद में बात कर सकते हैं कि वो 100% से अधिक क्यों है, परंतु ये देखने वाली बात है कि 35% से बढ़ते बढ़ते हम 100% तक प्राइमरी स्कूल के एनरोलमेंट में पहुंच चुके हैं। इसमें कई पहल रही हैं जिनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, जैसे कि 2004 में हमारा सर्व शिक्षा अभियान जो आया था, उससे कई सारे नए स्कूल्स का निर्माण पूरे देश में किया गया था और उसके चलते देश में एक एनरोलमेंट में इंक्रीज देखा गया था। साथ ही में जो आपका राइट टू एजुकेशन या शिक्षा के अधिकार का जो एक्ट आया था 2009 में, उसके तहत भी काफ़ी बढ़त देखी गई थी। एक और बात जो गौर करने वाली है, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा पिछले वीडियो में जिसमें कि सुनील दत्त बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उस क्लासरूम में एक भी आपको बालिका नहीं दिखाई देगी। और यही असलियत थी जो हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय की यही असलियत थी कि स्कूल में अलग अलग राज्यों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क था, पर ओवरऑल 1% से कम स्कूल में एनरोलमेंट हुआ करता था बालिकाओं का। और आज अगर हम अगेन बात करें तो
100% से ऊपर प्राइमरी स्कूल में एनरोलमेंट है। उसके बाद अगर हम मिडिल स्कूल पर जाएं तो वहाँ पर भी पहले से बहुत बेहतरी हुई है। 1947 के आंकड़ों के हिसाब से हमारे करीबन 9% बच्चे थे जो मिडिल स्कूल में जाया करते थे, और सेकेंडरी स्कूल में ये आंकड़ा और घट के 5% हो जाया करता था। और आज के समय में ये जो आंकड़े हैं ये काफ़ी बढ़ चुके हैं, और आपके मिडिल स्कूल में करीबन 92% का एनरोलमेंट है, और सीनियर सेकेंडरी में और सेकेंडरी में मिला के करीबन आपका 70% का एनरोलमेंट है। ये आंकड़े अभी भी काफ़ी कम हैं, और हायर एजुकेशन में आके और अधिक कम हो जाते हैं। हायर एजुकेशन में आके हमारा एनरोलमेंट अभी भी सिर्फ 25% है। पर अगर हम इसको भी कंपेयर करें 70 साल पहले की स्थिति से, तो 70 साल पहले हायर एजुकेशन में हमारे एनरोलमेंट बिल्कुल नेग्लिजिबल था। सिर्फ नाम के लिए हमारे देश में 17 यूनिवर्सिटीज़ थी और करीबन 600 से अधिक कॉलेजेस थे। वो संख्या आज बढ़ के हमारे देश में 800 यूनिवर्सिटी हैं और 39,000 कॉलेजेस हैं। तो ये बात फिर भी माननी चाहिए कि जाति के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर, ग्रामीण और शहरी इलाके के आधार पर अभी भी कई सारे डिफरेंसेस हमें दिखाई देते हैं, पर उस पर हम आगे चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद आरुषि। आई थिंक आपकी बात को यदि मैं समाप्त करूं थोड़ा, तो कहीं ना कहीं हमने आंकड़ों के स्तर पर जो एक पहल की थी कि बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाने की, बच्चों को यूनिवर्सिटियों तक पहुंचाने की, उसमें कहीं ना कहीं हमने प्रोग्रेस की है। हमने संख्या, जो अपनी प्रणाली है, मतलब जो हमारी शिक्षण संस्थान है उसमें हमने संख्या बढ़ाई है। एक जो प्रियांक, मैं आपसे भी ये सवाल जानना चाहूंगा कि आरुषि ने आंकड़ों को लेकर बात करी, लेकिन एक देश के तौर पर यदि इसमें आपको कुछ अचीवमेंट्स और बोलने हो कि हाँ ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर एज अ कंट्री, एज अ देश हम गर्व कर सकते हैं, क्या हमने कुछ ऐसे शिक्षण संस्थान प्रोड्यूस किए, क्या हमने कुछ ऐसे शिक्षण संस्थान बनाए जिन्हें हम दुनिया कह लीजिए या फिर देश के अग्रणी शिक्षण संस्थान बोल लीजिए, जिन पर देखकर हम कहें कि हाँ यहाँ से जो मतलब बच्चे निकलते हैं, या जो उन्होंने एक तरीके का वैचारिक डिस्कोर्स तैयार किया है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। तो उसको लेकर आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, और शिक्षा सत्याग्रह और शिक्षा सत्याग्रह के सभी साथियों को धन्यवाद इस परिचर्चा को आयोजित करने के लिए। ये बड़ा कठिन विषय होता है जनरली कि हम अचीवमेंट्स ध्यान करें, क्योंकि जो एक सभी की, जो लोग एक सार्वजनिक जीवन में रहना चाहते हैं, वो एज एन एकेडमिक हो या पॉलिटिशियन हो या एक्टिविस्ट हो, वो एक लाइन खींच लेते हैं, और कुछ लोग इस तरफ हो जाते हैं, कुछ उस तरफ हो जाते हैं, और जो इस तरफ हो जाते हैं वो हमेशा एक इस तरीके की, जिसे हम इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च में मीजरी रिसर्च कहा जाता है, उससे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो बड़ा कठिन काम हो जाता है कि आप अचानक, आपको एक दिन कहा जाए कि अब आप जो है 70 सालों की अचीवमेंट्स को दोहराइए, और जबकि माहौल ऐसा बनाया हुआ है कि 70 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है, देश तो 2014 में आज़ाद हुआ है और तभी से हमारी जिंदगियां शुरू हुई हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली बहुत से लोग हैं जो 2014 के पहले पैदा हो गए थे, और काफ़ी पहले पैदा हो गए थे कि उन्हें चीज़ें याद रहें, और उनके बड़े भी उस समय थे उन्हें बताने के लिए कि उनके पैदा होने के पहले भी कुछ चीज़ें थी। तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। अब शिक्षा को लेकर जो आप देखिए तो एक एक चीज़ ये निकलती है कि शिक्षा का उद्देश्य जो है, स्कूल एक तरीके से हमारी सामाजिकता की रचना भी करते हैं। तो जिस परिवेश में, जिस भूमि में, जिस संस्कृति में, लोक संस्कृति में हम जन्म लेते हैं, वो हमें शेप करती है। लेकिन जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल एक इस तरह की संस्था होती है जब हम उन हमारी जन्म से मिलने वाली जो सारी चीजें हैं उनसे इतर एक अलग तरीके की सामाजिकता वहाँ पे रची जाती है, जिसमें हम डिफरेंट जो कम्युनिटीज हैं वहाँ से आए हुए लोग होते हैं, अलग अलग वर्ग के आए हुए लोग स्कूलों में होते हैं।
और फिर एक इंटरमिंगलिंग होती है और एक हमारी अलग पर्सनालिटी वहाँ पे ग्रो हो रही होती है। तो एक तो ये पक्ष हो जाता है। दूसरा पक्ष ये होता है कि स्कूलों का काम होता है कि जो एक एज ए ह्यूमैनिटी हमने जो ज्ञान अर्जित किया है वो हम जो नई पौध है वहाँ पे उसे ट्रांसफर करें। तो ज्ञान देना, पढ़ाना, शिक्षण जो है एक उसका हिस्सा बन जाता है। और फिर एक ये भी स्थिति बनती है कि वो शिक्षा का क्या उपयोग है, मतलब इन मटेरियल सेंस कि आपकी नौकरी वगैरह लग जाए या आप अच्छे कोई क्रिएटिव पर्सन बन जाएं, क्राफ्ट्समैन बन जाएं, आर्टिजन बन जाएं, आदि आदि। और उसको लेके भी विविध सोच है। अब इन तीन बातों पे लेके हम पिछले इतने समय की अगर ध्यान करें तो निश्चित तौर पे ये हमारी एक सफलता रही है कि हमने बड़े बड़े प्रोग्राम चला लिए, मिड डे मील के, एनरोलमेंट के, शिक्षा का अधिकार कानून दे दिया, कई सारे ब्लॉक्स में स्कूल खुल गए, कई सारे एक्सीलेंस वाले स्कूल खोल दिए हमने, केंद्रीय विद्यालय हों, जवाहर नवोदय विद्यालय हों, कस्तूरबा गांधी जो लड़कियों के लिए स्कूल चलते हैं वो हों। ट्राइबल एरिया में कई राज्यों में रेसिडेंशियल स्कूल्स खोले गए जो ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए खोले गए। और उच्च शिक्षा में भी इसी तरीके से हमने काम किया, आईआईटीज खोल दिए, एनआईटीज खोल दिए, आईएम खोल दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खुल गई, कई सारे कॉलेजेस खुल गए। और हमने बहुत अच्छा ऐसा तो समाज आज हमने पैदा किया, मतलब इस स्तर तक तो हमने जिन मूल्यों को लेकर हमने आज़ादी की परिकल्पना की थी उनके साथ हम बढ़े हैं आगे। और अगर आज हम उसे इस तरह से देखें कि उन मूल्यों को बचाने के लिए या उन मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन के लिए आज एक बड़ी संख्या में एक कहना चाहिए एक जमात तैयार हुई है और जो उसके लिए बड़ी वोकल है। तो उस सेंस में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी शिक्षा है उसकी एक सफलता रही है कि एक जिन मूल्यों को लेके वो लिबर्टी हो, फ्रेटर्निटी हो, जस्टिस हो, इक्वालिटी हो, इन बातों को लेके अक्रॉस कम्युनिटीज, अक्रॉस क्लास जो एक वर्ग तैयार हुआ है जो सोशल मीडिया पर या विभिन्न जगहों पे सड़कों पर भी वोकल है इन बातों को लेकर, और किन्हीं भी तरीके की विषम परिस्थितियां क्यों ना हो। तो ये एक बड़ी हमें हमारी सफलता माननी चाहिए। लेकिन अब ये है कि वो केवल मीठा ही मीठा खा लेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो इसमें हम थोड़ी सी बात ये भी ऐड करें कि इन्हीं पैमानों पे अगर हम बहुत रिफ्लेक्ट करें अपने आप में तो हम पाएंगे कि हमारे मोहल्लों में ही जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे कुछ परिवारों के बच्चों को आगे पढ़ने का मौका मिला है, बहुत से परिवारों के बच्चों को पढ़ाई करके भी वो मौके नहीं मिले और वो पढ़ाई करने का ही मौका नहीं मिला है कई बार। और क्या कारण है उसके उसके कारण ये हैं कि जो उनके परिवारों की आर्थिक हालत रही उस वजह से वो नहीं पढ़ पाए, समाज में जो उनकी स्थिति रही उस वजह से नहीं पढ़ पाए। और आरुषि ने लड़कियों का पॉइंट भी उठाया। तो ये देखिए ऑन एंड ऑन ठीक है, मतलब हमने वो जमीन तैयार करने की कोशिश की है लेकिन अभी वो बहुत उसमें मतलब ऐसा है कि बहुत से बीज सड़ जा रहे हैं। तो इतनी भी कोई अच्छी जमीन हम तैयार नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, हमारे पास दिशा है, साधन है, सोच है। अब हम उस पर काम करें तो जरूर है कि ऐसी चर्चा 10 साल बाद होगी तो शायद कुछ आज से और बेहतर हम कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल प्रियांक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जब आपकी बात सुन रहा था तो मेरे मन में दो विचार चल रहे थे कि एक तो जब उन्होंने आपने बात की अलग अलग प्रकार के स्कूल हमने खड़े करे और ऐसे कुछ संस्थान खड़े करे हैं जिन पर भारत एक प्रकार से थोड़ा गर्व कर सकता है कि भले ही वो यहाँ के IITs हों, यहाँ के आर्ट इंस्टीट्यूट्स हों, JNU हो, बाकी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों, जहाँ से लोग निकले हैं और आज वो भारत का प्रतिनिधित्व विश्व पटल पर अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो वाकई में वो काबिले तारीफ बात है। और इसमें मुझे ये बात भी याद आती है कि जब भारत का निर्माण हुआ था तो जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद, तो उन्होंने उस समय UGC की नींव रखी, उन्होंने IITs की नींव रखी, ललित कला अकादमी
अकादमी, साहित्य कला अकादमी, इसकी नींव रखी है। कुछ ऐसे संस्थान हैं जो अपने अपने क्षेत्र में तकनीक के हों या कला के हों एक विशेष नाम कमाए हैं, और ये वाकई में काबिले तारीफ की बात है। हमारी जो सामूहिक कई बार मेमोरी होती है समाज की, वो बहुत छोटी होती है, तो कई बार हम पीछे जाके देख नहीं पाते कि अच्छा इतना लंबा काम हुआ है आज तक, और हमें लगता है कि हम ही यहाँ पर मतलब पहली बार कुछ करने के लिए निकले हैं। तो आई थिंक उन चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और आगे का रास्ता भी तय करना जरूरी है। और इसमें जब मैं जैसे अम्बेडकर और गांधी की बात भी की जाती है कि दोनों के कुछ वैचारिक मतभेद रहे कुछ चीजों को लेकर अपने अपने समय में, लेकिन एक चीज थी जिस पर वो दोनों साथ थे, और वो शिक्षा को लेकर थी। अम्बेडकर जो खुद एक लॉयर रहे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए, और उनके जो प्रोफेसर थे जो एक मशहूर लोकतांत्रिक शिक्षाविद भी माने जाते हैं, जॉन ड्यूई साहब, जिन्होंने लोकतंत्र और स्कूली शिक्षा के ऊपर बहुत गजब की किताबें लिखी हैं। उनका जो वहां से डिस्कोर्स बना वो भारत के सपने में भी दिखता था। वो कहते थे कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजुकेट, कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। और उनका ये भी मानना था कि शिक्षा का जो लक्ष्य हो वो सिर्फ उपयोगी कार्य के लिए ना हो, मगर उसमें जो शील का अध्ययन होता है कि आपकी स्पिरिट कैसी है, कि आप अपनी शिक्षा का प्रयोग अच्छे काम के लिए कर रहे हो या बुरे काम के लिए कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। और वही चीज गांधी जी के भी डिस्कोर्स में दिखाई पड़ती थी, जब वो बात करते थे कि 3H बेस्ड शिक्षा, की हैंड, हेड एंड हार्ट, कि जिसमें आपका फिजिकल वर्क भी इन्वॉल्व हो, जिसमें आपका मेंटल वर्क भी इन्वॉल्व हो, और जिसमें आपका दिल भी इन्वॉल्व हो, कि सही कार्य क्या है, कि कौन से वो मूल्य हैं जिन पर कार्य करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत सारा कार्य गया है, बहुत सारा कलेक्टिव विजन गया है इन लोगों का, महापुरुषों का, महास्त्रियों का, जिन्होंने अलग अलग समय पर काम किया। अभी तो ये तो बात हो गई अभी तक की, लेकिन अभी हम 2020 में हैं, और एक जैसे आरुषि ने भी बोला कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, आरुषि ने बोला कि सर्व शिक्षा अभियान आया, जिसने एनरोलमेंट को लेकर एक बहुत बड़ी पहल उठाई। लेकिन आगे क्या, आगे कैसा रास्ता होना चाहिए, क्या एक राष्ट्र के नाते शिक्षा को हमें कहाँ पर अपनी प्राथमिकताओं में कहाँ पर रखना चाहिए, और वो प्राथमिकताएं कैसी दिखनी चाहिए। क्योंकि जैसे यदि हम बात करें कि 1966 में हमने एक डेवलप्ड नेशन बनने के लिए जो सपना देखा था, वो ये देखा था कि हम 6% जीडीपी का लेकर आएंगे जिसे हम शिक्षा में इन्वेस्ट कराएंगे। आज 2020 है, हम आज भी 4%, 3.5% के आसपास डोलते रहते हैं। तो ये तो एक बहुत छोटा सा पैरामीटर है, मगर उसके अलावा भी आगे का रास्ता कैसा हो। और अभी एक जो नई शिक्षा नीति आई है, उसने आगे के 20 साल का एक मोटा मोटा नीतिगत बात रखी है। अभी प्लान ऑफ एक्शन और निकल कर आएगा तो वो एक अलग बात है, मगर फिर भी आगे का रास्ता कैसे दें। तो यदि आप इस पर कुछ अपने विचार रखना चाहें तो पहले आरुषि आप बताइए, फिर प्रियांक के पास। बिल्कुल वैभव, मुझे लगता है कि जो प्रियांक ने बात बोली वो काफ़ी गौर करने वाली है कि क्या हमने जो मिट्टी तैयार करी है, या वो क्या पूरी तरह आगे की हमारे जो भी प्रयास होने वाले हैं उनके लिए एक हमने सही ग्राउंड बनाया है, ज़मीन बनाई है कि नहीं। तो जहाँ मैंने आपको बताए थे कुछ डेटा कि किस तरह का हमारा एनरोलमेंट इंक्रीज़ हुआ है, वहीं पे मैं कुछ थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी कि हमारा स्कूल का एक्सेस तो बढ़ गया है और एनरोलमेंट बढ़ गया है, लेकिन अगर हम देखें कि हमारे अभी कक्षा 3 के बच्चे किस तरह की चीज़ें पढ़ पा रहे हैं या किस तरह का गणित के सवाल कर पा रहे हैं, तो असर की जो रिपोर्ट है 2018 की, उसके हिसाब से करीबन सिर्फ 30% से कम बच्चे जो हैं वो कक्षा 3 में अपने ग्रेड के अनुसार सवाल सॉल्व कर पाते हैं। यही चीज़ अगर हम कक्षा 5 में देखें तो अपने कक्षा के हिसाब से कहानी पढ़ने की तो उनकी कैपेसिटी 50% बच्चों की बन जाती है, वो भी फिर भी काफ़ी कम है अगर हम देखें तो। मतलब कि 50% बच्चे ही एक नॉर्मल कहानी जो है वो पढ़ पाते हैं, और गणित पे देखें तो फिर से सिर्फ 30% बच्चे ही गणित के अपने कक्षा के सवाल जो हैं वो ढंग से सॉल्व कर पाते हैं।
तो बिल्कुल सही बात है कि अभी तक हमने, मुझे लगता है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर शायद बना लिया है, पर हमने इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया है। और शिक्षा की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ पहला कदम है, और जो हमारा अंतिम पड़ाव है वो गुणवत्ता का होना चाहिए। और वो गुणवत्ता लाने के लिए हमारे जो संस्थान हमारे स्कूल लेवल पे भी, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट लेवल पे भी, हमारे पॉलिसी मेकिंग लेवल पे भी, और साथ ही साथ में जो हमारे सामाजिक प्लेयर्स हैं, जैसे कि आपके अभिभावक हो गए, या आपके एनजीओज हो गए, या और जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके स्ट्रेंथ बिल्डिंग की अभी बहुत आवश्यकता है। तो जैसे कि आरटीई की अगर हम बात करें तो 2009 में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी उन्होंने निर्धारित कर दी थी कि हर स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बननी चाहिए। पर अभी भी अगर हम देखें तो सिर्फ मेरे हिसाब से 7 से 8% ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनमें की स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की स्थापना करी गई है। और ये तो है कि स्थापना करी गई है, उनमें से कितनी नियमित रूप से मिलती हैं, कितने के अभिभावकों को ये ट्रेनिंग दी गई है, उनका क्षमतावर्धन किया गया है कि वो अपने बच्चों के शिक्षा के लिए, अपने हित के लिए बात रख सकें टीचर्स के सामने, प्रिंसिपल्स के सामने, सरकारी ऑफिशियल्स के सामने। उसमें अभी हमें काफ़ी मार्ग तय करना है। तो अगर हम नई शिक्षा नीति की बात करें वैभव, तो कहने के लिए शिक्षा नीति ये कहती है कि हम एक्सेस की जगह क्वालिटी पे जाएंगे। मतलब कि सिर्फ शिक्षा, बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना नहीं, बच्चों तक अच्छी शिक्षा पहुंचाना का काम करेंगे, ऐसा शिक्षा नीति का कहना है। अच्छी शिक्षा की जब वो बात कहते हैं नई शिक्षा नीति में, तो कहा जाता है कि अच्छी शिक्षा जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ने और गणित के सवाल सॉल्व करने, या लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हम जिसे कहते हैं, सिर्फ उस तक नहीं सीमित रखी जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और वोकेशनल एजुकेशन, इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा स्कूली शिक्षा में। और दूसरी चीज़ कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है, उस पर वैसे काफ़ी सालों से हमारे देश में काम चल रहा है, पर उस पर फिर से ये नई शिक्षा नीति है जो है वो और फोकस डालती है। और राइट टू एजुकेशन का जो अभी हमारे 6 से लेकर 14 साल तक का उम्र के लिए राइट टू एजुकेशन बोली जाती है, उसको ये 3 से 18 साल तक की उम्र में बढ़ाने की बात करती है ये शिक्षा नीति। तो अगर ये हो पाता है, अगर इसके लिए स्पेसिफिक हमारे बजट में से पैसा निकाला जाता है, जो आप बात कर रहे थे कि 6% जीडीपी का, कोठारी कमीशन के टाइम से बात चलती आ रही है। जब बीजेपी का इलेक्ट हुई थी 2014 में, तब भी ये बात हुई थी कि भाई 6% हम शिक्षा पर खर्च करेंगे, पर वो अभी तक दिखने में नहीं आया है। तो अगर सरकार इस पे अपना कमिटमेंट दिखाती है तो निश्चित ही ये शिक्षा नीति जो है वो चीज़ें बेहतर कर सकती है। परंतु हमें काफ़ी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो सारे लोग हैं, जो एनजीओ सेक्टर के हैं, जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम ये ध्यान रखें कि शिक्षा नीति जो इन्होंने बनाई है उसके प्रति अब ये क्या एक्चुअल कमिटमेंट दिखा रहे हैं, क्या एक्ट निकाल रहे हैं, क्या लॉ निकाल रहे हैं, और क्या बजट एलोकेशन निकाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों के हिसाब से आगे पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर हम सबको साथ मिलकर ही उसके लिए काम करना पड़ेगा। शुक्रिया आरुषि। आई थिंक आपने जो बात रखी वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, और एक बात जो सभी को समझने की जरूरत है कि नई शिक्षा नीति पहली बार नहीं आई है। 1986 में एक शिक्षा नीति आई, 1992 में उसे फिर उसमें कुछ चेंजेस किए गए, और उसके बाद अब ये 2020 में ये शिक्षा नीति आई है। और शिक्षा नीति सिर्फ एक दिशा निर्धारित करती है। उसके बाद जो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि प्लान ऑफ एक्शन कैसा होगा। खैर, शिक्षा नीति की चर्चा अपने आप में एक बहुत बड़ी चर्चा है। उसके अपने अपने पहलू हैं, उसके पॉलिटिकल पहलू हैं, उसके सोशल पहलू हैं, उसके कल्चरल पहलू हैं, उसके पेडागोजिकल पहलू हैं, बहुत सारे पहलू हैं उसके। मगर प्रियांक, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आरुषि ने इतनी सारी, मतलब कहीं ना कहीं एक ढांचागत बातें रखी है, इन्वेस्टमेंट की बातें रखी, लेकिन यदि हम सोल की बात करें कि भाई जो शिक्षा का मर्म है वो क्या है, मतलब वो किस चीज पर आधारित हो, और उसको लेकर आगे की जो रास्ता है वो कैसा दिखे। और क्योंकि ये जो जिम्मेदारी है, यदि हम कहें तो सिर्फ सरकारों की नहीं है, ये आम जन की भी जिम्मेदारी है। तो उसमें जनता की क्या भागीदारी हो,
भविष्य के लिए, और किस प्रकार का रोल हो कि जो हम शिक्षा को लेकर भविष्य देख रहे हैं, या फिर अगर मैं बहुत ही सरल भाषा में बोलूं कि सभी के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ें और एक ही यूनिवर्सिटी में जाएं, और जो 3 से 18 साल तक की जो शिक्षा है जो गुणवत्तापूर्ण हो और सभी के लिए समान हो, जिसकी बात की जा रही है, तो उसमें जन की क्या भागीदारी हो और आगे का रास्ता कैसे दिखे। तो आपने तो एक बहुत ही कहना चाहिए दार्शनिक वाला सवाल कह दिया कि शिक्षा का मर्म क्या होना चाहिए। तो मर्म तो खैर सभी को अपना अपना जीवन में तलाशना होता है, लेकिन हम अगर इस पे चर्चा इस तरह से करें कि आप देखिए कि बाबा साहब आम्बेडकर ने ये कहा कि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिली है। तो जैसे कि पिछली बार जब मैं अपनी बात कह रहा था तब मैंने ये बात कही कि स्कूल जो है एक सामाजिकता की रचना भी करते हैं। और थोड़ी सी बात यहाँ पे मैं एक ये जो रखी मैंने, बाबा साहब अम्बेडकर की बात की, हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई है लेकिन आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिली है, एक बात ये। और दूसरी बात ये कि अब हाल ही में एक किताब आई है, माधव खोसला कोलंबिया लॉ स्कूल में प्रोफेसर हैं, द फाउंडिंग मोमेंट ऑफ इंडिया। तो उसमें वो बात ये कह रहे हैं कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो एक अलहदा केस है, क्योंकि सभी जगहों पे सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर राजनीति की रचना हुई है, लेकिन हिंदुस्तान में ये सोचा गया है कि राजनीति के माध्यम से नई सामाजिक परिस्थितियों की रचना की जाएगी। तो अब आप ये देखिए कि हमारा जो समाज है वो जाति से बटा हुआ है भयंकर रूप से, ग्रेडेड इनइक्वालिटी जिसे डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, धर्म के आधार पे भयानक रूप से बटा हुआ है। और जो वर्गीकरण है, मतलब हमारे यहाँ पे पहले तो बहुत साधन नहीं रहे जब देश आजाद हुआ, लेकिन उसके बाद पिछले 70-75 सालों में जो साधन बने भी, तो वो साधन जो है एक खास वर्ग के पास सीमित रहे, और वो वर्ग बहुत छोटा है। और बहुत बड़ी आबादी ऐसी रही जिनके पास में आर्थिक साधन नहीं मिल पाए, और सामाजिक गैर बराबरियां वैसी की वैसी ही बनी रही। उसमें कुछ सुधार हुआ है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन आदमी निकलता है बाहर तो वो उसके अनुभव में नहीं आता, वो नई तरीके से रिप्रोड्यूस हो गया है। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए फिर जब हम ये समझें कि स्कूलों की क्या रोल होनी चाहिए या शिक्षा की क्या रोल होनी चाहिए, तो हमारे कहना चाहिए कि ऐसे क्या हम स्कूल बना पाए हैं जो इन जो हमारे भेद हैं जाति के, धर्म के, जेंडर के आधार पे, उनको दूर कर पाए हैं क्या। तो ये प्रश्न हमें रखना है कि जिस भी तरीके की हम शिक्षा व्यवस्था की रचना करने वाले हैं वो हमारे समाज में, ये कह लीजिए क्या एक आप ये कहेंगे आपकी मॉडर्निटी जो है यूरोप से आई है, या वैसे तो कोई भी एक देशज आधुनिकता की रचना करते हैं क्या, जहाँ पे एक जिस भी तरीके की हम भारतीय ता के रूप में संकल्पना करें बराबरी की, तो वो क्या पूरा कर पाते हैं क्या। तो पहला प्रश्न तो यही होना चाहिए भविष्य के लिए कि जो भी हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो कैसे समाज की रचना करने वाली है। दूसरा प्रश्न उसमें ये उठता है कि वो कैसे व्यक्तियों की रचना करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके की व्यवस्था में हम रहते हैं न्यू लिबरल कैपिटलिज्म की, वो कहा जाता है कि वो एक एटमाइज्ड इंडिविजुअलाइजेशन पैदा करता है, मतलब वो व्यक्ति को और अकेला करता जाता है। लेकिन केवल यही तो व्यक्ति के जीवन की सच्चाई या उद्देश्य नहीं हो सकता कि आप आजीविका मतलब धन कमाएं और धन को खर्च कर दें बाजार में जाके अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो आदमी का एक आध्यात्मिक पक्ष भी होता है, एक सृजनात्मक पक्ष भी होता है, उसका क्या। तो वो प्रश्न है दूसरा कि हम कैसे उसको जगह दे पाते हैं। और तीसरी बात यहाँ पर ये उठती है कि जो हमें स्वीकार करनी चाहिए कि पिछले इतने लंबे समय में जो भी शिक्षा की संकल्पना है, तो हम एक रूपता उसमें आ जाती है। एक रूपता ऐसी आ जाती है कि आप एक ही तरह की भाषा पढ़ाइए, एक ही तरह से चीजें पढ़ाइए, मतलब सब तरफ एक तरीके की एक होमोजेनिटी हम शिक्षा के बारे में जब सोचते हैं तो आने लगती है। लेकिन हम हमारे देश की बात करें तो लोग जिन जगहों पे पैदा हुए हैं, जिसे भू संस्कृति कहेंगे, तो वो अपनी जगहों से उन्होंने एक संस्कृति को जन्म दिया है। वहां पे उनकी सैकड़ों सालों की मेमोरी हो सकती है उन कम्युनिटीज में अपने वैल्यूज को लेके, रिचुअल्स को लेके। और कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत प्रोग्रेसिव हो वहां पे, लेकिन वहां सभी हम ऐसा कहते हैं कि सारी परंपराएं ही कचरा है, तो वो एक दिक्कत का विषय हो जाएगा।
तो कैसे हम जो हमारे देश की विविधता है वो एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में भी थोड़ी बहुत तो रिफ्लेक्ट हो कि क्योंकि पूरी तो रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट हो कि हमें समझ यानी हम उस चीज की समझ हमारे अंदर बढ़े और हम भी उसके किनारे किनारे चल सकें, मतलब पूरे ही परंपरा की नदी में ना उतरे तो कम से कम उसके बैंक्स पे तो हम टहल ही सकें। और चौथी और आखिरी बात इसमें ये है कि जो बड़ा बहस का विषय बना रहता है कि शिक्षा बाजार के मार्फत मिलनी चाहिए, सरकार के मार्फत मिलनी चाहिए या समाज के मार्फत मिलनी चाहिए। तो प्रश्न यहाँ पर ये है कि जिसके मार्फत मिलेगी वो अपनी वैल्यूज भी लेकर आएगा। तो आप अगर बाजार के मार्फत ही शिक्षा देंगे, अब यहाँ ये क्लियर करना जरूरी है कि इसका आप इसको हम विरोध और पक्ष के रूप में ना देखें, लेकिन ये है कि अगर हम सारी ही व्यवस्था शिक्षा की बाजार के आधार पे कर देंगे तो बाजार शिक्षा को अपनी जरूरतों से चलाएगा, शायद समाज की जरूरतों से नहीं चलाएगा। वहीं यदि सारा ही काम सरकारें करने लगेंगी तो जो सत्ता में होगा वो अपनी विचारधारा के आधार पर शिक्षा का इस्तेमाल करेंगे, और सारी ही जिम्मेदारी यदि समाज को डाल दी जाएगी तो समाज की जो अपनी बुराइयां हैं वो शिक्षा व्यवस्था में और शिक्षा में रिफ्लेक्ट होने लगेंगी। तो कैसे हम एक राइट बैलेंस स्ट्राइक कर सकें इन तीन तरह की शुरू से एजेंसीज में जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना रोल प्ले कर सकती है। और चौथा अगर जोड़ना चाहें तो फैमिली भी हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो भी एक माध्यम हो सकता है शिक्षा का। तो ये चार बातें हैं कि कैसे हम हमारी सामाजिक जो बुराइयां हैं शिक्षा उनको दूर करती है, आर्थिक सामाजिक बराबरी का काम लाद करती है। दूसरी चीज कैसे व्यक्तिगत रूप से वो सृजन और आध्यात्मिकता को जोड़ती है। तीसरी चीज कैसे वो हमारी विविधता को संवारती है और हमारे अंदर एज ए पर्सन बिल्ड करती है। और चौथी चीज जो मैंने कही कि कैसे हम एक बैलेंस स्ट्राइक करें तीन चीजों में, समाज, सरकार और बाजार में, वो एक प्रश्न रहेगा जो आने वाली 10 साल, 20 साल, 30 साल या 40 साल की जो शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए एक यार्ड स्टिक है उसे जज करने के लिए मेरे नजरिए। राइट राइट, नहीं शुक्रिया प्रियांक। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात जो कहीं ना कहीं आपने दोबारा याद भी दिलाई हमें कि शिक्षा को ड्राइव कौन कर रहा है, कौन संचालन कर रहा है उसका। तो क्या वो बाजार है, क्या वो समाज है, या फिर क्या वो सरकार है। इस पे डॉक्टर कृष्ण कुमार ने जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर रह चुके, उन्होंने इसी तरीके के उस पे किताब भी लिखी है, राज, समाज और शिक्षा। बहुत खूबसूरत किताब है। मगर ये मुझे इस चीज की भी याद दिलाता है जब स्वतंत्रता से पहले पूरा कि कैसा शिक्षा का ढांचा हो। तो जो गांधी जी ने भी एक समय एक बात कही थी कि जिसे हम कई बार नेबरहुड स्कूल्स भी बोलते हैं, कि समाज, वहाँ का समाज तय करे कि किस प्रकार की शिक्षा हो और साथ में कलेक्टिव ही आए और सरकार उसमें असिस्टेंस का रोल प्ले करे कि जो भी पैसों की आवश्यकता है या फिर जो भी बाकी चीजों की आवश्यकता है और शिक्षा कैसी हो उस पर भी एक पूरा डिस्कोर्स चला था। मुझे जो एक चीज और भी लगती है आप दोनों की बात में जोड़ना चाहूंगा कि हमें ये भी चीज समझने की जरूरत है कि एज अ समाज हम भारत के भविष्य में यदि योगदान देना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें शिक्षा को अपनी प्राथमिकता पे रखना होगा। और वो शिक्षा जन की शिक्षा होनी चाहिए, जन के लिए होनी चाहिए, जन से होनी चाहिए। और इसमें हमें एक अपनी सरकारों को, यदि हम एक वाकई में एक सच्चे हिंदुस्तानी होने का फर्ज अदा करना चाहते हैं तो पहला तो हमें अपने स्तर पर जो भी योगदान बन बड़े करना होगा, मगर दूसरे साथ साथ हमें अपनी सरकारों को भी इसके लिए अकाउंटेबल ठहराना होगा। और एक चीज जो मैं और जोड़ना चाहूंगा वो ये कि नई शिक्षा नीति भी जो आई है तो उसमें कई चीजों को लेकर बहुत सारी डेडलाइंस बनाई गई। तो एज अ कलेक्टिव, एज अ समाज, एज अ सोसाइटी, जब तक हम उन डेडलाइंस को लेकर अपनी सरकार को अकाउंटेबल नहीं ठहराते हैं तब तक शायद सरकार को भी लगता है कि हाँ, जब ये समाज की प्राथमिकता ही नहीं है तो हमें क्या फर्क पड़ता है। तो वो भी सोचने की बात है। और एक बात सोचने की ये भी है कि हम जिन संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं, जो हमारा गाइडिंग डॉक्यूमेंट है, जो गाइडिंग लाइट है, यदि हम उसकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो मर्म है वो शिक्षा में बचा रहे, उसे हम टूटने ना दें और उसे हर स्तर पर लगातार उसके लिए संघर्ष जारी रखें। तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी चर्चा रही है अभी तक।
और इसे मैं क्लोजिंग की तरफ ले जाने से पहले क्योंकि अभी बात संविधान की भी चल निकली कहीं ना कहीं, और संविधान को हम अपना मूलभूत स्ट्रक्चर भी मानते हैं जिसके आधार पर हमारे समाज का निर्माण हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा वीडियो है जिसमें जो हमारे साथी हैं, अग्रणी एक स्कूल है जो गौरव भाई और नवेंद्र भाई अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर रन करते हैं, तो उन्हीं के बच्चों ने एक छोटी सी पेशकश करी थी स्वतंत्रता दिवस के दिन, और वो हम सबको याद दिला रहे हैं कि हाँ, कि हमारा समाज कैसा हो और उसके लिए हम क्या करें। तो उसी में वो भारत के प्रियम्बल को पढ़ते हुए एक संदेश देना चाह रहे हैं, तो हम उसे एक बार सुनते हैं और फिर इसके बाद अपना आज का सत्र क्लोजिंग की ओर लेके जाएंगे। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत के लोग, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर द्वारा इस संविधान को नियमित तो आप सभी का आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले आप सभी यदि एक एक लाइन में हमारे शिक्षा सत्याग्रह के सभी साथियों को कुछ कहना चाहें और फिर हम अपनी चर्चा आज यहीं पर समाप्त करें। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी वैभव कि बहुत बहुत शुक्रिया आज के कार्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए। और एक चीज़ बस मुझे जो रियलाइज़ हुई कि पूरे में हम शायद बात करना रह गए, वो जोड़ना चाहूँगी कि इस पूरे शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों का महत्व जो है वो भी याद रखने की ज़रूरत है। और मैं यही बोलना चाहूँगी आज के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कि हम अपने आसपास के शिक्षकों का आदर करें, उनका सहयोग करें, जिससे कि वो हमारे लिए ऐसे शिक्षा व्यवस्था बना सकें जिससे हम सभी का फायदा हो। मेरी ओर से तो सभी को फिर से स्वतंत्रता दिवस की बधाई, और खैर मनाइए कि हम स्वतंत्र हैं और बने रहें। और इसी बाबत जो स्कूलों में आप जो पढ़े होंगे स्कूल में, मौका जिनको मिला होगा और अच्छे से पढ़ाई की होगी, उनको लड्डू मिलते हैं 15 अगस्त को। अब इस बार तो कोरोना काल की वजह से शायद ही मिल पा रहे होंगे, और जो बड़े हो जाते हैं वो बिल्कुल उनको मिल ही नहीं पाते हैं लड्डू। तो आप स्वतंत्रता दिवस की मिठाई जरूर खा लीजिएगा, तो वो उससे आपको याददाश्त बनी रहेगी कि हम स्वतंत्र हैं और हमें स्वतंत्र बने रहना है। और बाकी बातें तो फिर जब हम स्वतंत्र रहेंगे तो करते ही रहेंगे सब लोग साथ में मिलके। फिर से आपको बधाई, और वैभव को और बाकी सारे शिक्षा सत्याग्रह के साथियों को, आरुषि को बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आरुषि और प्रियांक। तो मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि जैसा प्रियांक ने बोला कि स्वतंत्र है तो चर्चा चलती रहेगी, संघर्ष भी चलता रहेगा, और जिंदगी भी चलती रहेगी। तो आज बस जश्न मनाएं और लड्डू खाएं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।